हेलो डियर्स गैंग्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की श्रृंखला में। ये जो मैं डिस्कशन दूंगा वो थर्मल स्टैटिस्टिकल के टॉपिक हैं और इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करूंगा। खास तौर से जो कंपटीशंस की दुनिया में, चाहे वो बच्चे गेट नेट पार्क जैस के फर के हैं, चाहे वो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, सभी को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो में डिलीवर कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेडिएशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल लॉ, क्लॉसियस इक्वेशंस, क्लॉसियस क्लैपेरॉन। अब देखते हैं कि 1 घंटे में जितना पोर्शन कवर होगा इतना मैं कोशिश करूंगा इसमें कवर करा दूं। तो यूएफजीएच जो है वो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि इन पर मैं छोटा डिस्कशन दे रहा हूँ। यूएफजीएच में यू क्या है, एफ क्या है, जी क्या है, एच क्या है, और थोड़ा सा इनके सिग्निफिकेंस भी बताना चाहूँगा। यू कहलाती है हमारी इंटरनल एनर्जी, एफ कहलाता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, जी कहलाती है गिब्स फ्री एनर्जी, और एच कहलाती है एंथैल्पी। ये सभी जो क्वांटिटीज हैं ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। दे आर स्केलर पैरामीटर्स, ऑल हैव द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। सभी की डायमेंशन किसकी होती है? एनर्जी की होती है। और दूसरी जो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है कि सभी पॉइंट फंक्शन होते हैं, पॉइंट के फंक्शन होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो 4 बातें आप सदा याद रखें कि यूएफजीएच जो होते हैं, चारों की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन होती है, चारों स्केलर पैरामीटर होते हैं, और पॉइंट फंक्शन होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। और किसी सिस्टम का एक समय पर अगर आपको पता चलेगा कि अगर आपको यूएफजीएच ज्ञात हैं तो पूरे सिस्टम के बाकी के जो पैरामीटर्स हैं आप उन्हें इनकी हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। जो भी हम पढ़ रहे होते हैं उनका एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, तो इनका भी सिग्निफिकेंस है, और सिग्निफिकेंस भी मैं डिस्कस करूंगा इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस इसका आता है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर हम यू को डिस्कस करना चाहते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो होती है उसके बारे में जानें। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिस्क्राइब होती है अच्छे से। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम कोई सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसे पीवी डायग्राम से लेकर जाते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं सिस्टम को, इस बिंदु से सपोज किया इस तक जाते हैं, तो क्या होगा कि इनमें पाथ इसके अलग अलग होंगे। इस बिंदु तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं जाने के। मैंने मान लिया ये 4 रास्ते ले लिए, 1 2 3 4। यहाँ हर बार जब सिस्टम को ले जाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, सिस्टम को ले जाने के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि हमने सिस्टम को ले जाने के लिए हीट कितनी दी और वर्क कितना हुआ। तो सपोज किया पहले रास्ते के अंदर जो हमने हीट दी वो dQ1 दी और वर्क हमारा dW1 हुआ। तो dQ1 माइनस dW1 की वैल्यू जो होगी, सिमिलरली 2 के लिए लेकर चलें, हीट सिस्टम को दी गई dQ2 और वर्क हुआ dW2, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। और ये आपस में इक्वल होकर क्या बनाते हैं? dQ माइनस dW ऑलवेज कॉन्स्टेंट बनता है हर पाथ में। ये क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ होता है, ये क्वांटिटी। इसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, dQ माइनस dW को। ये हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज कहलाती है। तो इवन दो dQ एंड dW बोथ आर पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, but difference of dQ minus dW is not dependent upon the path, rather than it is a point function. This change in जो dQ में जो अमाउंट ऑफ हीट दी गई और जितना वर्क हुआ, उन दोनों का जो अंतर है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसी को हम इंटरनल एनर्जी का बदलाव कहते हैं। ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी जो होती है वो चेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें देख रहे होते हैं पहले कितनी थी, उसके बाद में कितना बदलाव हो गया, तो चेंज हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है dQ बराबर du प्लस dW। इसको हम कहते हैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसी सिस्टम को दी गई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी dQ, वो 2 जगह खर्च होती है, एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और एक्सटर्नल वर्क के करने में। जब हम इसका विजुलाइजेशन देखते हैं, मैं एक चीज़ आपको शुरू से ही बताता रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जिसका विजुलाइजेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम जिंदगी के हर मोड़ पे कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिक्स यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे सपोज किया हमारा एक पिस्टन है, इसमें हमने गैस भर दी, यहाँ से इस गैस को हीट देनी शुरू की, dQ ये कंडक्टिंग यहाँ पे सरफेस थी। जैसे हम इसको हीट देंगे तो ये पिस्टन ऊपर को उठने का प्रयास करेगा, वो हमारा वर्क होगा dW। जो इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल होंगे उनको हीट मिलेगी तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी।
हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए एनर्जी जो इन ट्रांजिट होती है। इन ट्रांजिट का मतलब होता है मॉलिक्यूल को जब ट्रांसफर होती है तो एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन को ट्रांसफर हो जाती है। तो डी क्यू जो हमारा आएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कुछ भी नहीं है बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्योंकि जब हम हीट का हिसाब देते हैं, दी गई हीट कहाँ कहाँ खर्च हुई तो उसका हिसाब दे रहे हैं, एनर्जी का हिसाब देते हैं। और ये हमें ये बताती है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हीट से हम वर्क भी ले रहे हैं। और वो तुम्हें बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट याद होगा जिसमें जेम्स वॉक ने देखा था कि चाय बनते हुए जब चाय उबाल लेती थी तो ऊपर को क्या होता था उसका, हाँ, जो केतली होती है उसके ऊपर जो ऊपर ढक्कन रखा होता है ऊपर की तरफ उठने लगता है। उसी वहीं से तो इंस्पायर हुआ था, जो तुम्हारे भाप इंजन बन के आया वो वहीं से पिक्चराइज हुआ। ये सब जो होते थे शुरू में हीट को फॉर्म ऑफ, देखो दुनिया में एक चीज याद रखना, दुनिया में कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं बनी जो जो एनर्जी अपने आप पैदा करते। दुनिया की जितनी भी डिवाइस होती हैं वो एनर्जी चेंजर होती हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड रेदर देन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती है। अब यहां से हमारा डी यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहां से, डी क्यू होता है टी डी एस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और डी डब्ल्यू होता है हमारा पी डी बी। डी डब्ल्यू का जो एक्सप्रेशन होता है वो पी डी बी होता है और डी क्यू का टी डी एस होता है। तो डी यू की वैल्यू टी डी एस माइनस पी डी बी आ गई। देखो इससे फायदा क्या होता है, तुम सदा एक चीज सदा सोचा करो, इन्हें पढ़ने से कुछ फायदा होगा जब भी तो पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कुछ फायदा नहीं होगा और आप ऐसे ही पढ़ रहे हो। कुछ ना कुछ इनके सर्टेन एडवांटेज है जिसके लिए हम इन्हें पढ़ते हैं। तो यहाँ सर्टेन एडवांटेज में देखेंगे कि हमें सिस्टम का एनर्जी चेंज पता चल रहा है, सिस्टम की एनर्जी कैसे कैसे चेंज हो रही है इंटरनल एनर्जी, तो आपको पता चल रहा होगा एंट्रोपी के बदलाव से बदलती है, वॉल्यूम के बदलाव से बदलती है। तो अगर हम यहाँ से सिस्टम का सपोज क्या टेम्परेचर चाहते हैं पता करना, तो टेम्परेचर हमें कैसे पता चलेगा, डेल यू अपॉन डेल एस कर दें पार्शियल डेरिवेटिव और वी को फिक्स कर दें, तो देखो टेम्परेचर नप जाएगा यहाँ से। यू हमें दे जैसे क्वेश्चन में, और ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा बनता है कि डेल एस अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी के ऊपर 1/T होता है। ये बेसिक फंडामेंटल का सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इससे क्या फायदा हुआ कि u अगर फंक्शन s का है और हम टेम्परेचर चाहते हैं मेजर करना, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकल टेम्परेचर पता चल जाएगा सिस्टम का। इफ यू नो द चेंज ऑफ एंट्रोपी corresponding to the change of internal energy, then you can easily find the temperature of the system by considering the expression T बराबर del u upon del s. Del u is the change in entropy and del s is the change in the entropy. इन दोनों की रेशो करो, T निकाल लो और 1/T यहां से निकाल लो। आपके पास हमें प्रेशर निकालना है P, तो प्रेशर निकाल लो यहां से, माइनस डेल यू अपॉन डेल वी हो गया। आपका एस को कांस्टेंट कर दो, फायदा मिल रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों निकल गए इंटरनल एनर्जी की हेल्प से। अब कंप्लीशंस की दुनिया में जाओ। क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोसेस एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, बताओ उसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जीरो रहेगी, क्या रहेगा? क्या आंसर दोगे? एडियाबैटिक है तो ना हीट दी जा रही है ना ली जा रही है, तो डी एस जीरो हो गया। आइसोकोरिक है तो डीवी जीरो हो गया क्योंकि वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। एडियाबैटिक आइसोकोरिक में ये दोनों टर्म जीरो हो गई तो डी यू जीरो हो गया, यू कांस्टेंट हो गया। बन गया क्वेश्चन। एडियाबैटिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मैं खासतौर से ये भी बता दूं कि ये वीडियो नेट के स्टूडेंटों के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है नेट में भी। इन कंसेप्टों पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ लगातार क्वेश्चन मिलते हैं इन पर। एडियाबैटिक आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर पूछता है यू कांस्टेंट होगा इंटरनल एनर्जी। अब इसकी फिजिक्स समझो। जब आपने एडियाबैटिक प्रोसेस कर दी तो ना तो हीट ली ना दी और ना ही एक्सटर्नल वर्क किया, ना सिस्टम पे वर्क हुआ ना सिस्टम ने वर्क किया, तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव क्यों होगा? इंटरनल एनर्जी में बदलाव के दो ही कारण होते हैं, क्या? या तो सिस्टम को हीट दी जाए या उससे ली जाए, या सिस्टम वर्क करे या सिस्टम पे वर्क हो।
आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होता। तो यहां हम टेम्परेचर कैसे निकालें, प्रेशर कैसे निकालें, यू कैन डू सो by using these expressions, and you also know that in adiabatic and isochoric process internal energy में कोई बदलाव नहीं होता। U जीरो नहीं है, U कांस्टेंट है। बात समझ आई नहीं आई? अब क्वेश्चन कैसा इस पर बन जाता है, u v का फंक्शन दे और प्रेशर पूछे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल बी कर देना, एस को कांस्टेंट करना, प्रेशर निकल जाएगा। टेम्परेचर पूछे डेल यू अपॉन डेल एस, कांस्टेंट भी लगाओ तो टेम्परेचर। इन पे अप्लाइड क्वेश्चन निकालो 2-4। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये डिस्कशन यू पे चल रहा था। अब नेक्स्ट डिस्कशन किस पे लेकर आओ, एफ। एफ किसको कहते हैं? हाँ जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ये बात मैं बार बार तुम्हें बोल ही रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हीट थर्मोडायनेमिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता तो ये रहता है कंपटीशंस की दुनिया में, यूएफजीएच एंड रेडिएशन। रेडिएशन तो मैं बहुत बार डिस्कस करता हूँ, बहुत बार, क्योंकि रेडिएशन एक टॉपिक रहता है, नेट के सिलेबस में भी स्पेसिफाई रहता है। और हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कभी नहीं होता कि फिजिक्स में रेडिएशन से क्वेश्चन ना हो, आता ही आता है कुछ ना कुछ। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में हमें क्या रखना है कि इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बात तो याद रखो, और एफ होता किसके इक्वल है, इसका एक्सप्रेशंस, एफ की वैल्यू होती है u माइनस टी एस। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या है। सिस्टम के पास u एनर्जी होती है, अपनी इंटरनल एनर्जी। क्या सारी इंटरनल एनर्जी वर्क के लिए यूज हो सकती है? जवाब होता नहीं। टीएस एनर्जी जो होती है, टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उतनी एनर्जी कोई भी सिस्टम उसके कारण जो उनका प्रोडक्ट है टी और एस का, उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जिस पर टेम्परेचर टी पे एस नाप रहे हो, वो एनर्जी कभी उपलब्ध नहीं होती यूजफुल वर्क के लिए। तो इतनी थी एनर्जी सिस्टम के पास, इतनी यूज नहीं हो सकती। तो अवेलेबल एनर्जी कितनी रहेगी वो एफ बताता है, जितनी कार्य के लिए यूज की जा सकती है। ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए तुम्हें। यहां ध्यान दो, क्वेश्चंस हर जगह होते हैं, ध्यान दिया करो। और बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बातें तो मैं बताता हूं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि क्वेश्चन जो फॉर्मूला हो रहा होता है उस पर क्वेश्चन नहीं होता, हर जगह फॉर्मूला ही पे क्वेश्चन होता है। हमें पता क्या पता है? हमें पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इंटरनल एनर्जी T4 पर निर्भर करती है। जब ये T4 का फंक्शन हो गया तो ये भी T4 का फंक्शन होगा, क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई डायमेंशन पर कोई क्वांटिटी निर्भर कर रही है और उसमें से कुछ घटा है या जुड़ा है, तो वो भी फिजिकल पैरामीटर उसी प्रोपोर्शनल में डिपेंड करना चाहिए उस पैरामीटर पर। नहीं तो डायमेंशन एनालिसिस तुमने सीखा नहीं। जब तुम्हारा U T4 पर निर्भर कर गया, ये T आई रहा, तो S तुम्हारा T³ पर निर्भर करेगा और F हमारा T4 पर कर जाएगा। फिर से कितने क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल एनर्जी अगर ब्लैक बॉडी में T4 पे है तो एंट्रोपी T³ का फंक्शन होगी, F भी T4 पर निर्भर करेगा। और याद रखना UFGS सबकी डिपेंडेंसी सिर्फ T4 पर निर्भर करती है, इसी पे नहीं बल्कि U, F, G और H सारी। सीख रहे हो? सब महत्वपूर्ण चीजें सिखा रहा हूं ये। जैसे कहता है एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T पे उसकी एंट्रोपी S है। अगर उसका टेम्परेचर 2T कर दिया जाए तो उसकी एंट्रोपी कितनी होगी? 8 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी T³ का फंक्शन है ब्लैक बॉडी में। और ये याद रखना, एंट्रोपी सदा T³ पर निर्भर नहीं करती। कभी तुमने क्या सोचा? हर जगह ये ब्लैक बॉडी के लिए है सब एक्सप्रेशंस। इसलिए क्या होता है, गलती हम कहां करते हैं, किसी भी फिजिक्स को कहीं की को कहीं जा लगाते हैं। ये ब्लैक बॉडी पे बताया है मैंने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम यहां से उसके बाद क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें। डीएफ कितना हो गया,
डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी यू को टी जी एस माइनस पी डी भी लिख ले, किसकी हेल्प से? बताओ किससे लिखा मैंने? फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख दिया ये। इसको इससे कैंसिल आउट करें, प्रेशर निकल गया है यहाँ से, माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी टी, और एस क्या? माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट क्या कर दो? कितने क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आते हैं बेस। अब जब मैं तुम्हें थर्मल और स्टैटिस्टिकल ब्लॉक लेवल पे जाकर पढ़ाऊंगा तो इन फॉर्मूलों को सीधा कहूंगा, इनको याद भी करना, इसके कंसेप्ट को सीख लेना। वहां उस दिन ये मत कहना कि सर ये कब पढ़ाया था, आज पढ़ा तो रहा हूं, इनका यूज करूंगा थर्मोडायनेमिक्स का सारा स्टैटिस्टिकल में, इन फॉर्मूलों को बार बार यूज करूंगा मैं। आज इसलिए बता रहा हूं कि इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बिल्कुल याद ऐसा रखना कि सदा के लिए ये कह सको कि ये सर कहाँ से आए, और सुनना शुरू करो। हर समय फिजिक्स कुछ ना कुछ सिखाती है। सिखाती ये है एंट्रोपी कभी भी हमारी सिस्टम की एस अगर हमें निकालनी है तो टेम्परेचर का चेंज पता हो, उस टेम्परेचर के सेंस से हमें ये पता चले हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हमारा कैसे चेंज हुआ है, और उसमें माइनस में मल्टीप्लाई करो, एस पता चल जाएगी एंट्रोपी। प्रेशर हमें निकालना है तो वॉल्यूम के चेंज को देखो, वॉल्यूम में इतना चेंज करने पे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इतना बदला है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये बदलाव कांस्टेंट टी पे रखना, ये कांस्टेंट वी पे रखना। तुम कहोगे सर फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो बहुत हो रहा है। अगर हमें सिस्टम का हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पता चल जाए कैसे कैसे वेरी कर रहा है, तो हमें प्रेशर भी पता चल जाए, एंट्रोपी पता चल जाए। यहां से क्या पता चल रहा था? प्रेशर और टेम्परेचर पता चल रहा था। क्या चाहते हो? हम जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं सदा एक चीज चाहते हैं, दुनिया का अगर सबसे आसान काम है यह है कि ये यूएफजीएच ज्ञात हों, सिस्टम की हमें सब चीजें पता चल जाएंगी, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, बाद में पता चलेगा केमिकल पोटेंशियल क्या है, पूरे सिस्टम के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि सारी क्वांटिटी स्केलर होती हैं, और स्केलर क्वांटिटी का मेजरमेंट इजी होता है। जब आप रिसर्च करेंगे, अगर सपोज कि आप रिसर्च करते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम के हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से हम कैलकुलेट करते हैं इन पैरामीटरों को, प्रेशर को, एस को, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके। और एफ का जब हम बहुत डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एफ कहीं ना कहीं पार्टीशन फंक्शन से जुड़ जाता है, और जब पार्टीशन फंक्शन हमें एक बार पता चलता है तो एफ पता चल जाता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, और वहां से प्रेशर और एंट्रोपी मिल जाती है। तो ये ना सोचे कि इसका फायदा नहीं है, फायदा बहुत है, फायदा बहुत है। अगली चीज क्या है इसमें जो महत्वपूर्ण है, वो है कि अगर प्रोसेस हमारी आइसोकोरिक हो, आइसोकोरिक होते ही टीवी 0 हो गया, और साथ साथ क्या हो, आइसोथर्मल भी हो, आइसोथर्मल में dt 0 हो गया, ऐसे केस में df की वैल्यू 0 हो जाएगी और f कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? 4 से 7 क्वेश्चन यहां पे मुझे बोर्ड पे दिख रहे हैं, जो मैं तुम्हें सातों को फिर से बताना चाहूंगा। आपसे पूछता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या है, तो बताना थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाता है, 1। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एफ यू टी एस में क्या रिलेशन होता है, तो ये आंसर मार्क करना, एफ बराबर यू माइनस टी एस। सिग्निफिकेंस पूछता है तो आप बताना कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिस्टम के पास एनर्जी होती है, और टी एस एनर्जी ऐसी होती है जो सिस्टम के लिए यूजलेस होती है। तो कितनी अवेलेबल एनर्जी हमारे पास है जो वर्क के लिए यूज की जा सकती है, वो एफ कहलाता है। ब्लैक बॉडी में याद रखना यू T4 पर निर्भर करता है, एस T3 पर, और एफ T4 पर करता है। और ब्लैक बॉडी में याद रखना कि यू एफ जी एस सब T4 के फंक्शन होते हैं, सब T की पावर 4 पर निर्भर करते हैं। और ये सारी फिजिक्स 3 डायमेंशन के लिए है। ब्लैक बॉडी 2D में हो सकती है, उसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो दी है। ब्लैक बॉडी 1D में हो सकती है, उसकी फिजिक्स अलग डिस्कस की है।
मैंने अलग सेपरेट वीडियो दी हैं जो अभी बुकों में भी कहीं नहीं है। एक वीडियो मैंने दी जिसमें मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ा रहा था, 3G से 2D में कैसे आते हैं और 2D से 1D में कैसे आते हैं। उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव दुनिया में। एक चीज़ सदा याद रखना, बहुत पहले मेरी वीडियो अगर देखोगे तो उनमें ये बात डिस्कस होगी कि जब भी मैं 3G के केस डिस्कस कर रहा था तो वहाँ समझाने का मैंने प्रयास किया था कि 1D में आएगी प्रॉब्लम, 2D में आएगी तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सदा याद रखना है जहाँ चल रहा है अगर आप वहीं रुकते हैं कंपटीशन में तो सदा पिछड़ते हैं। जो आ रहा है उससे एक आकलन इस चीज़ का जरूर करके चलें कि आगे फ्यूचर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अगर आपको ये पता चलता है कि फ्यूचर क्वेश्चन ये हो सकते हैं तो आपके लिए राहें आसान होती हैं क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आ सकता है और आप पहले से ही तैयार हैं। इसमें दो चीज़ें हालांकि मैं इस टॉपिक में नहीं चाहता था कराना लेकिन बता रहा हूँ। नंबर ऑफ फोटोन इन द ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर वॉल्यूम के फंक्शन होते हैं। नंबर ऑफ फोटोन कैविटी के अंदर टी क्यूब के फंक्शन होते हैं। CV जो है वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इन चीज़ों को भी याद रखना, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। नंबर ऑफ फोटोन इन द कैविटी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम बढ़ेगा कैविटी का तो हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी। टेम्परेचर की पावर क्यूब पर निर्भर करता है नंबर ऑफ फोटोन्स इन द कैविटी। और CV जो होता है स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम वो टी क्यूब पर निर्भर करता है और CV की जो वैल्यू होती है वो 3S के इक्वल होती है। बेसिकली जब टीचर किसी टॉपिक को पढ़ा रहा होता है तो उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है वो बड़ा मैटर करता है। मैं साथ साथ तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि अगर हम F और T में कर्व खींचने का प्रयास करते हैं, F और T का कर्व अगर हम खींचते हैं तो कुछ इस टाइप का ये कर्व देखा जाता है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम होता है तो F बढ़ता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये घटता चला जाता है। और उसका रीजन भी सुने। यहाँ जब हमारा DF 0 है तो 0 DF ये बताता या तो F मिनिमम हुआ है या F मैक्सिमम हुआ है। हमें ये भी पता कि सिस्टम इक्विलिब्रियम तब अचीव करता है जब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। पेनों को ना चलाएं, मुझे सुने, बहुत ही बढ़िया बातें बोल रहा हूँ। कोई भी सिस्टम उस समय पे स्टेबलाइज होता है जब उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। अगर यहाँ पे S मैक्सिमम होकर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, S बढ़ गया है, मैक्सिमम हो चुका है तो F कम की तरफ गया है, इसलिए F घट रहा है। यहाँ इक्विलिब्रियम जो होता है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे सिस्टम मैक्सिमम एंट्रोपी अचीव करता है। कभी मत भूलना पूरे जीवन में ये पूछता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है तो आपका जवाब होगा S मैक्सिमम पे। मिनिमम पे मत कर देना, S इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। अब तुम्हें पता चल रहा होगा मैं अंदर एंटर कर रहा था पर मैंने रोका क्योंकि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की श्रृंखला में मैं चाहता ये हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों। नोट कर चुके हो सारा? कुछ बचा तो नहीं? जिनका बच गया वो जल्दी से नोट कर लें, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें। ये कर्व भी आ चुका है पेपर में, बहुत पूछा जाए। एक समय तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एग्जामिनर का, बहुत ही फेवरेट। और UFGH अब ये मत सोचना सर आगे कहीं पढ़ाने वाले हैं, अब UFGH इस सेशन में नहीं मिलेगा तो मैं कभी आगे ही मिलेगा जाके। ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में कवर कर रहा हूँ जिन टॉपिकों को, उन्हें नेट किट जस्ट जैम बार्क टिफर वाले जो बैच है उनमें आगे डिस्कस नहीं होंगे ये टॉपिक, उससे आगे की चीज़ें डिस्कस करूँगा क्योंकि इन्हें तो मैं कह दूंगा कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सीधे रिजल्ट यूज करूँगा। ये कभी ना भूलें कि इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं कि एंट्रोपी जब मैक्सिमाइज हो जाए। मत तो 0 कर देना, मत मिनिमम कर देना। क्यों? क्योंकि दुनिया में एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? नेचुरल प्रोसेस, और नेचुरल प्रोसेस में सब में एंट्रोपी बढ़ती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में बढ़ती है। अब कहीं ना कहीं जाकर तो मैक्सिमम होगी, जब वो मैक्सिमम होती है वो हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम जब हमारा क्या करता है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर लेता है तो वहाँ पे एंट्रोपी उसकी मैक्सिमाइज हो जाती है, घट सकती नहीं है, बढ़ने की आगे संभावना नहीं है, वो इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आ गई?
इक्विलिब्रियम के लिए प्रयासरत है सिस्टम कि कैसे भी क्या हो, इक्विलिब्रियम फिजिक्स की भाषा में। देखो एक चीज आपको पता चलेगा, जैसे धर्मों की कहानी चलती है कि वेरियस धर्म एक ही तरफ को ले जाते हैं, उसी तरीका से फिजिक्स ले जाती है। फिजिक्स कैसे ले जाती है कि यहां जब थर्मोडायनामिक्स में लेके चल रहे होते हैं तो आप कहते हो कि कोई भी सिस्टम उधर को प्रयास करता है जहां से इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, और इक्विलिब्रियम उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी की निशानी है, मीन्स वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबिलिटी तो क्राइटेरिया हो गया। जब आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हो, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में कैसे भी चला जाता है तो तुम कहते हो नीचे की तरफ आएगा, तो हाँ कह रहे होते हो कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी को मैक्सिमम में बदलने के लिए ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो स्टेबिलिटी इज द कॉज, चाहे उसे किधर से घुमा लो। हाँ जी, और पर्टर्बेशन तुम खुद करते हो, इसलिए सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं, नेचर कोशिश कर रही होती है कि स्टेबिलिटी हो जाए, कैसल चलता रहता है। और हमारे धर्म ग्रंथ पुराण सब कहते हैं स्थिरता कभी आएगी नहीं, स्थिरता नहीं आती सिस्टम में, चेंज तो होना है। अब वो चेंज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा हो एक अलग चीज है, चेंज प्रकृति का नियम है, इसलिए कहा जाता है। फिजिक्स भी हमसे यही कहती है। उसके बाद हमारी जो तीसरी इसमें आ जाता है, ये हमें डिस्कशन दे रहा था, इन पे जी देखें एच देखें, तो पहले एच लेता हूं यहाँ, थर्ड पॉइंट एच, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पिक। इसमें एक चीज तो याद रखें कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है वो आइसो एंथैल्पिक होता है। जो इफेक्ट है जूल थॉमसन, जेटी इफेक्ट, जेटी का मतलब होगा जे फॉर जूल, टी फॉर थॉमसन। जूल थॉमसन इफेक्ट कैसा केस है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। एच जो होगा उसकी जो डेफिनेशन होती है उस प्रोसेस को कहते हैं जहां U प्लस पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहे, वो एच कांस्टेंट का केस है। ये सम होता है इंटरनल एनर्जी U, P और V, इन पर निर्भर करता है। मेरा सदा विश्वास रहा है चीजों को कनेक्ट करने में। देखो H की और U की डायमेंशन सेम होगी, U T4 पे किया था रेडिएशन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, तो H भी T4 पे करेगा। V इंडिपेंडेंट होता है वहां पे, किसका फंक्शन नहीं होता, टेम्परेचर का, तो प्रेशर T4 पे करता है। यहां ब्लैक बॉडी के लिए मैं जब डिपेंडेंसी पे बात कर रहा हूं, और ये ब्लैक बॉडी के लिए हैं सब फॉर्मूले, तो U T4 पे, प्रेशर T4 पर, क्योंकि V इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। PV बराबर RT मत लगा देना ब्लैक बॉडी में, वो आइडियल गैस के लिए लगता है वो, हम किसी भी फॉर्मूले को कहीं भी लगा देते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है, वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को कहीं भी यूज कर दें, नहीं कर सकते। तो इसमें 4 पॉइंट कौन से हो गए, एक फॉर्मूला हमारा H बराबर U प्लस पी हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए H प्रोपोर्शनल टू T4 हो गया, U प्रोपोर्शनल T4 हो गया, P प्रोपोर्शनल टू T4 हो गया, ये डिपेंडेंसी आ गई। अब हम यहाँ से DH लेकर चलेंगे, तो DH की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारी DU प्लस PdV प्लस VdP। DU को सिंपली क्या कर दें, वेरिएशन ले लिया, ये DU हमारा हो जाएगा TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP। तो ये कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से DH आ गया कितना, TdS प्लस VdP। क्या फायदा हो रहा था उनसे, यहां से भी देखो कुछ फायदा मिलेगा। अगर हम टेम्परेचर चाहते हैं इसकी हेल्प से निकालना तो निकल जाएगा, डेल H अपॉन डेल S कर दें, और यहाँ कांस्टेंट क्या कर दें, P। V निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, आपका कांस्टेंट S कर दें। क्या फायदा हुआ, H का वेरिएशन एंट्रोपी से देखें। और देखो एक चीज मैं बता दूं, दिमाग को सदा दौड़ाओगे,
जब हम एंट्रोपी को बढ़ाएंगे तो डेल एच बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर सदा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। कुछ चीजें हमें वैसे आईक्यू से सोचनी होती हैं। और यहाँ अगर हमें पता चल जाए इतना प्रेशर, एंट्रोपी को फिक्स रख के इतने प्रेशर से, देखो कैसे हम सिस्टम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एच और पी कर्व आ जाए कांस्टेंट एस पे, तो हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा एंट्रोपी में बदलाव देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एच में बदलाव निकाल लेंगे, वहां से हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा सिस्टम का वॉल्यूम ये है। यहां से क्या पता चलेगा, एच और एस में कर्व खींच दें किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, क्या डेल एस को चेंज किया, उसके करस्पॉन्डिंग डेल एच पता चला, उसके स्लोप से हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा। इनके फायदे हैं, तभी तो इन्हें पढ़ रहे हैं। नहीं समझे बात। अगली चीज तुम्हें ये पता चलेगा कि हमें हर समय कैसे विजुलाइजेशन रखना है, उसको सुने। डीएच में वेरिएशन हमारा चल रहा है, वो देखें, यहाँ डीएस आया है, तो यहाँ पे डीएस टी क्यू के प्रोपोर्शनल होगा ब्लैक बॉडी के लिए, डीएस भी हमारा T4 पे, यहाँ से T4 अपने आप आ जाएगा, वी डी पी फिर T4 पे, तो डिपेंडेंसी फिर से मेंटेन रहेगी। अब आगे देखो, अगर हम प्रोसेस को एडियाबैटिक कर दें, कैसी प्रोसेस कर दें, एडियाबैटिक, तो ये जीरो हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है ना तो सिस्टम को हीट दी जाती है ना ली जाती है। दूसरा क्या कर दें, आइसोबारिक कर दें, तो डीएच हमारा क्या बन जाएगा और एच हमारा कांस्टेंट हो गया। कहता है कोई ऐसी प्रोसेस बताएं जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती हो। 4 अल्टरनेट दे देगा, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक एंड आइसोबारिक बोथ, और नन। बोथ, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती हैं जिनमें एस कांस्टेंट होता है। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस वो होती है जिनमें एच कांस्टेंट होता है। और अगर हम यहां से देख रहे हैं तो एच कांस्टेंट जब होता है जब प्रोसेस दोनों हो। एडियाबैटिक से काम नहीं चलेगा, आइसोबारिक भी हो, क्योंकि ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, जब डीएच जीरो होगा। पहुंचे यहां तक, ये सब देखते रहो। अब फायदा इससे क्या हुआ, टेम्परेचर मीजर हो गया, वॉल्यूम मीजर हो गया। अब किस पे जाओगे, नंबर 4 क्या चलेगा तुम्हारा, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें गिव्स फ्री एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन होता है G बराबर H माइनस टी एस। ब्लैक बॉडी के लिए फिर सोचें, एस T4 पर निर्भर था, एस T3 पर निर्भर था, तो यहाँ भी T4 डिपेंडेंसी, ये भी T4 डिपेंडेंसी, तो G भी T4 पर निर्भर करेगा। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि UFGS सारी एनर्जी T4 का फंक्शन होती है, प्रोपोर्शनल। अब यहां से क्या करो, H की जगह पे आप U प्लस पी ले आओ, U प्लस पी माइनस यहाँ पे TS कर दो, और U माइनस TS को F लिखते हैं, तो G की वैल्यू हमारी F प्लस पी भी आ जाएगी। यहां से हमें ये फॉर्मूला सीधा पूछ लेता पेपर में, ये फॉर्मूला पूछ लेता, ये पूछ लेता है, तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। और डिपेंडेंसी T4 पे हो गई, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। फिर हम डीजी लेकर चलते हैं, वेरिएशन, गिव्स एनर्जी कैसे वेरी करेगी, तो यहाँ पे भी वेरिएशन लगा दें, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी जी एस माइनस एस डी टी। वेरिएशन लगा दिया, यू का डी यू, पी वी का पी डी वी प्लस वी डी पी ये कर दिया, इसका टी एस का टी डी एस और एस डी टी कर दिया, माइनस साइन है।
यहाँ डी यू की जगह पे मैं सिंपली यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ प्लस डी यू की जगह पे लिख सकता हूँ टी जी एस माइनस पी टी वी। यहाँ से हटा लिया डी यू और यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ स्पेस कम था। तो यहाँ जैसे हम डी एफ को ले रहे हैं, डी एफ की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी जी एस माइनस एस डी टी, और जो हमारे यहाँ डी यू था उसे यहाँ लिख दिया टी जी एस माइनस पी डी वी। यहाँ से टी जी एस से देखो टी जी एस कैंसिल हुआ और यहाँ से हमारा पी डी वी से हमारा पी डी वी कैंसिल हुआ, तो डी जी हमारा क्या मिल गया यहाँ से हमें डी जी इजकल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये पता चला हमें। क्या पता चला? दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ से सीखनी है वो ये पता चला कि अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम यहाँ सिंपली कर सकते हैं डेल जी अपॉन डेल पी। आपका कांस्टेंट टी करते हैं जिससे ये टर्म जीरो हो जाए, डी जी बराबर वी डी पी हो जाए, वी निकल जाएगा डेल जी अपॉन डेल पी। ये पार्शियल डेरिवेटिव है। और एस जब हम लेंगे यहाँ से तो एस को हम यूज कर लेंगे माइनस डेल जी अपॉन डेल टी और कांस्टेंट आपका पी लगा दो। यहाँ से देखो वी निकल गया, यहाँ से एस निकल गया। पहुंचे बच्चों यहाँ तक? उसके बाद क्या होगा कि अगर हम इस प्रोसेस में देखें कि जी की वैल्यू कांस्टेंट कब रहेगी, कौन सी प्रोसेस ऐसी रहेंगी जहां गिब्स एनर्जी नहीं बदलेगी? जी कांस्टेंट कहां हो जाएगा? प्रोसेस को आइसोबारिक रखो, आइसोबारिक होते ही क्या हो जाएगा? डीपी जीरो हो जाएगा। और हम आइसोबारिक के साथ साथ क्या लगा दें? आइसोथर्मल लगा दें। आइसोथर्मल में डीटी जीरो हो जाएगा। इस केस में डीजी हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो होते ही जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमारे एग्जाम्पल कौन से हैं? आइसोबारिक और आइसोथर्मल का बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब आइस वाटर में बदलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है ये परिवर्तन, तो वहां प्रेशर भी नहीं बदलता। तो आइस का वाटर में जब रूपांतर होता है, कन्वर्जन होता है, तो वो एग्जाम्पल होता है हमारा किसका? गिब्स फ्री एनर्जी वहां बदलती नहीं, कांस्टेंट रहती है। उसके बाद एक हमारा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा, वेपर बना दिया उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में बदलना, जहां हम लेटेंट हीट देते हैं, तापक्रम नहीं बदलता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रोसेस होती है, वो सारे केस किसके हैं? गिब्स एनर्जी जहां पे कांस्टेंट रहती है। एक चीज जो मैं अभी इसमें और एंटर कराना चाहूंगा, बहुत आता है ये क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है तो ये है जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव दुनिया का। मैं 3 बातें हैं और भी क्लियर करना चाहूंगा कि सपोज किया सॉलिड से लिक्विड में रूपांतर हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड रूपांतर है, क्या होगा? सपोज किया हमारे पास में सब लोग ही कंसंट्रेशन लेकर आए, कुछ की बाहर है क्लास से, सब ही दें। सपोज क्या सॉलिड और लिक्विड में रूपांतर हो रहा है, सॉलिड से मॉलिक्यूल रूपांतर होकर लिक्विड में जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 किसी इंस्टेंट पे सॉलिड थे और कुछ लिक्विड में थे N2। क्या हुआ? सॉलिड का मतलब आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, लिक्विड मीन्स जब वाटर बना, तो वाटर के मॉलिक्यूल तो N2 थे और सॉलिड के N2 थे, तो टोटल N को मान लो कुछ देर के लिए N1 प्लस N2। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? दोनों का सम करोगे। इसकी गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल G1 मान लो, गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल G1, इसकी G2 मान लो। ये पर पार्टिकल है गिब्स एनर्जी, तो यहां गिब्स एनर्जी G1 कितनी हो गई? N1 G1। यहां गिब्स एनर्जी कितनी हो गई? N2 G2। टोटल गिब्स एनर्जी कितनी ले लोगे?
G बराबर N1G1 प्लस N2G2, ये तो हो गई। अब डीजे निकालो, बदलाव, बदल कौन रहा है? गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल थोड़ी बदल रही है, N1 N2 बदल रहा है। तो G1 डेल N1 प्लस G2 डेल N2, और जब यह अवस्था में परिवर्तन होता है, हमें यहां से पता है डीजे 0 रहता है। अब भी नहीं समझे? ये 0 होगा, क्यों? सॉलिड से लिक्विड में जब अवस्था परिवर्तन चलता है तो डीजे की वैल्यू 0 होती है, यही तो दिखा रहा था ये। और यहां से क्या सीख रहे हो कि डेल N1 बराबर डेल N1 प्लस डेल N2 बराबर 0 होगा। तुम कहोगे सर क्यों? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी बदले हैं, जो यहां से घटे हैं वो इधर बढ़ गए, ये मतलब है इसका। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं सिस्टम के। क्या होता जा रहा है? सॉलिड में अगर घट रहे हैं तो लिक्विड में बढ़ रहे हैं। तो यहां से डेल N1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? माइनस डेल N2 का। इसका सिंपलेस्ट मतलब कुछ नहीं, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, मीन्स सॉलिड के मॉलिक्यूल घटते हैं तो लिक्विड के बढ़ते हैं, वाइस वर्सा। जब हम जैसे ही इस कंडीशन को यहां लगाते हैं, इस कंडीशन को यहां लगाते हैं, अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो एक बात तो तय है कि डेल N1 और डेल N2 0 नहीं हो सकते। देखो ध्यान दो मेरी बात, कितनी बढ़िया चीज हो फिजिक्स। इसको 0 करने का कारण क्या हो सकता है? डेल N1 भी 0 हो जाए, डेल N2 0 हो जाए, तब 0 हो जाएगा डीजे। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, क्यों? एक तो कह रहे हो अवस्था बदल रही है, अवस्था बदल रही है तो बदलाव तो हो ही रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलों का, तभी तो अवस्था बदलेगी। इसका मतलब डेल N1 और डेल N2 को 0 करने का तुम पर कोई विकल्प नहीं। यू कैन नॉट चूज दिस चॉइस। व्हाट अदर चॉइस यू हैव? यू हैव ओनली वन अदर चॉइस, गेट इट? दिस टर्म शुड बी इक्वल टू माइनस दिस वन, और it simply means that G1 del N1 is equal to minus G2 del N2, and this expression says that this is equal to minus this. It means G1 बराबर G2। कहां चूक गए? जैसे ही आपने G1 del N1 लिया, ये था तुम्हारा G2 del N2 के इक्वल, किसके? माइनस के। और डेल N2 है तुम्हारा किसके इक्वल? माइनस डेल N1 के। तो ये तुम्हारे दोनों आपस में इक्वल होकर कट तो गए, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, G1 G2 के इक्वल आ गया सीधा। इसका मतलब क्या हुआ? जब अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तब भी गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल में कोई बदलाव नहीं होता। गिब्स एनर्जी में नहीं, गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल वो सेम रहती है, सॉलिड इस अवस्था में भी और लिक्विड में भी, जहां अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है। याद रखोगे? ये तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया मैंने। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो किसी को? क्यों जी? 1 घंटा हो जाए जब मुझे बता देना। नोट कर लिया? गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल अवस्था परिवर्तन में चेंज नहीं होती। इन 2 रिजल्ट जो मेरे सामने रखे हैं, इन 2 रिजल्टों से तुम्हें मैक्सवेल इक्वेशन और बनाना सिखाता हूं इसी वीडियो में। उसी से फिर 2 इक्वेशंस तक मैं पहुंचता हूं, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन तक। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाएगा, और मैं ये और दोनों कोशिश करता हूं इसमें कवर करने की, फिर बाकी देखते हैं आगे। नोट कर चुके सभी?
इन दोनों इक्वेशनों में क्या करो, इस वाली इक्वेशन में इसको, जो टर्म तुम्हारी यहाँ आ रही है, यहाँ इसके रेस्पेक्ट वेरिएशन है, उसे तो यहाँ कर दो, और जो इसके रेस्पेक्ट है उसे यहाँ पे ले लो। तो ये तुम्हारा आ जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी इजकल टू डेल अपॉन डेल पी और डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। दूसरा रिजल्ट हमारा जो आ रहा है उसे देखें। यहाँ क्या कर दो, इसे एस के रेस्पेक्ट कर दो, डेल वी अपॉन डेल एस इजकल टू डेल एस और डेल एच अपॉन डेल पी। ये कांस्टेंट एस पे लगा दो। ये दोनों मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाना वाला हूं, उसको सुनो। अगर इन दोनों क्वांटिटियों में अंतर देख रहे हो तो यहां पे पता है क्या हुआ है, पहले एच का बदलाव एस के रेस्पेक्ट देखा गया है, उसके बाद जो क्वांटिटी आई है उसका बदलाव पी के रेस्पेक्ट किया गया है। इसमें क्या देख रहे हो कि यहाँ पहले डेल एच का बदलाव डेल पी के रेस्पेक्ट किया गया था, फिर बाद में डेल ओवर डेल एस किया गया है उसका बदलाव। पहले इसका बदलाव कर लो और फिर उसमें एस के रेस्पेक्ट देखो क्या बदलाव हुआ। ये इसका सिंपलेस्ट मीनिंग था, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है, उसको सुनना शुरू करो। एक वर्ड्स होता है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन किसको कहते हैं उसको सुनो। पॉइंट फंक्शन उसको कहते हैं, ये बेसिकली पॉइंट फंक्शन कंसेप्ट पर बेस है। कंसेप्ट ये कहता है कि हम यहां से एक सिस्टम को ए पॉइंट से बी तक ले गए, ए से लेके बी तक गए। कई बार क्या होता है, जैसे मैं सपोज किया इस कोने पे खड़ा हो जाता हूं, अब मुझे वहां जाना है, सामने जस्ट इन फ्रंट। इस कॉर्नर से पास मेरे पास दो चॉइस है, मुझसे कह दिया जाए इस ग्राउंड में नहीं जाना भाई, तुम साइड में चल सकते हो, तो मेरे पास एक विकल्प तो देखो ये होगा कि मैं पहले ऐसे जाऊं और फिर वापस इससे इधर आऊं। एक चेंज तो मैं ये कर सकता हूं, या मेरे पास दूसरा चेंज ये रह जाएगा कि पहले ऐसे जाऊं और फिर ऐसे आऊं, लेकिन मेरे द्वारा चली गई डिस्टेंस सेम ही होगी। यहां अगर मैं इसको dx लूं, इसको dy लूं, ए से बी पे जाने का एक रास्ता मैंने ये अडॉप्ट कर लिया। यहां अगर मैं बदलाव की बात करूं, किसी क्वांटिटी u को सपोज किया मैं ऑब्जर्व करना चाहता था, तो यहां पे मैं ए से लेके जब सी पे जाऊंगा तो मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा। बदलाव एक्स का पहले, अब मैं यहां आ गया, पहुंच रहे यहां तक है, अब मेरा वाई का बदलाव चल गया, तो मैं डेल ओवर डेल वाई करूंगा बदलाव करने को। अब मुझे एक्स और वाई दोनों का बदलाव पता चल गया, यू में यहां से यहां तक कितना हुआ, ये इसमें कवर हो गया। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, अब मैं इधर चलता हूं पहले डी वाई में, अब बाद में डी एक्स में चलता हूं। मुझसे कहा जाए अब मैं बदलाव क्या लिखूं, तो अब मैं कहूंगा कि पहले मेरा बदलाव वाई में हुआ है और फिर मैं किस में बदलाव ले रहा हूं, यहां से ही पहुंचाऊं दोनों बार, इधर से भी और इधर से भी। तो अगर पॉइंट फंक्शन है क्वांटिटी, तो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुमने रास्ता ये अपनाया या ये अपनाया, इस पर निर्भर करती है कि बदला यहां से यहां गए हो। नेट कॉन्सिक्वेंस तो ये है। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर होंगी तो u चाहे वो कोई भी पैरामीटर क्यों नहीं है, कुछ भी है, मैं u डिफाइन नहीं कर रहा इसे, मैंने u एक वेरिएबल मान लिया, वो f भी हो सकता है, g भी हो सकता है, h भी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है। अगर ये बदलाव मेरे दोनों बराबर हैं तो ये पाथ डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो रास्ता कोई सा भी अपना लो। ऐसे फंक्शनों को हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं। अब इस पे आ जाओ, यहां पे पहले h का बदलाव s पे किया गया था, फिर p पे किया। पहले h का बदलाव पहले p में देखा गया, बाद में s के हिसाब से देखा गया। और h को कह रहे हो तुम ये पॉइंट फंक्शन है, तो ये बदलाव दोनों सेम होंगे, और अगर ये दोनों सेम होंगे तो फिर ये दोनों भी सेम होंगे। अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो ये फिर इसके इक्वल होगी। हाँ जी, सो रहे हो जग रहे हो, जग जाओ, ये मतलब होता है। इसको हम पता है क्या समझा रहा था तुम्हें, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट। क्या था कंसेप्ट ये,
और इसे मैं चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं इस रिजल्ट को डेल एस अपॉन डेल वी इजकल टू डेल पी अपॉन डेल टी। और एक चीज तुम देख रहे होगे, जो कांस्टेंट पैरामीटर है वो होता है वेरिएबल, वो यहाँ आ जाता है, और जो यहाँ रहता है वो इधर आ जाता है। ये हमारी मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन भी कहलाता है। इस बात को सीख गए या नहीं सीखे, महत्वपूर्ण बात थी। बदलाव पर निर्भर ना करे पाथ कौन सा बदलाव ले रहे हो, बल्कि किस पे करे, कहां से कहां पहुंचे हो इस पर निर्भर करे। वो क्वांटिटी कैसी होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। लोड कर लिया तो मैं रब कर दूं, अभी काम चल रहा तुम्हारा। अब मैं क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन इस पर कर चुका हूं, 2 छोटे छोटे टॉपिक इस पर कवर करता हूं। उनकी फिजिक्स तो कभी बाद में समझाऊंगा, लेकिन डेरिवेशन उसका दिया देता हूं। कितना टाइम हो चुका है मेरी वीडियो को भाई? 51 मिनट। तो 10 मिनट में मैं टारगेट तय करता हूं 2 इक्वेशन लाने का। उस पर क्वेश्चन बताता हूं क्या पूछे जाते हैं। दो इक्वेशंस को लाने का सबसे शॉर्टकट मेथड देता हूं तो मैं, एक बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट भी है ये। क्लॉसियस कलर पर लेटेंट हीट इक्वेशन। आप क्या लिखें, सीधा डेल पी अपॉन डेल टी, अभी तुम देख रहे थे इस रिजल्ट में डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू डेल एस अपॉन डेल वी थी। यहाँ वी कांस्टेंट था, यहाँ टी कांस्टेंट है। यहाँ ऊपर क्या करें, टी से मल्टीप्लाई कर दें, टी डेल एस अपॉन डेल वी, और यहाँ पी टी से कर लें। टी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। टीडीएस होती है हमारी डी क्यू, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट बराबर टीडीएस होती है, इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब अगर हमारी अवस्था बदल रही है, एम ग्राम ले लिया हमने, तो अवस्था परिवर्तन पर डी क्यू की वैल्यू एम एल हो जाती है। अगर एम ग्राम की अवस्था हम परिवर्तन कर रहे हैं, 1 ग्राम के लिए लेटेंट हीट अवस्था बदलने के लिए एल चाहिए, तो एम ग्राम के लिए क्या चाहिए, एम एल। तो डी क्यू हमारा एम एल हो जाएगा। अगर हमने एम की वैल्यू को 1 ग्राम ले लिया स्पेसिफिक कह के, तो डी क्यू हमारा क्या आ जाएगा, एल। अब लेटेंट हीट यहां क्या है, 1 ग्राम को अवस्था परिवर्तित करने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम को, क्योंकि एम की वैल्यू आपने 1 ग्राम कर दी है, तो यहां से टी क्यू की वैल्यू हो गई हमारी एल अपॉन टी, और डेल भी हो गया। जब तक आपने लेटेंट हीट नहीं दी थी, शुरू में मान लो सिस्टम का वॉल्यूम V1 था, जब आपने लेटेंट हीट दे दी तब वॉल्यूम उसका V2 हो गया, तो डेल वी हमारा सिंपली V2 माइनस V1 हो गया। उसे यहां पुट कर दो, तो ये V2 माइनस V1 आ गया सीधा। इससे दुनिया में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं। किसका, कौन सी इक्वेशन आ गई है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन आ गई है। इसको कहते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। यहां से एक लाइन में आ जाती है। एक कंसेप्ट देख लो कितना लग गया इसमें। क्या कहती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस रिजल्ट को बताती है। होमवर्क में करके लाएं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंटों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं प्रेशर के, इसके बारे में होमवर्क में डिस्कस करके लाएं। आइस पे क्या प्रभाव पड़ता है, वैक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, वाटर पे क्या प्रभाव पड़ता है, होमवर्क में करके लाएंगे इतना। ये हमारी क्लॉसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन थी, सीधी सीधी पूछी जाती है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन क्या बताती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या फर्क होगा, ये बताती है ये।
एल और टी हमारे सदा पॉजिटिव होंगे। प्रेशर बढ़ाया प्रेशर बढ़ाया तो V2 माइनस V1 को देखोगे, बढ़ाया घटा, उससे डी की पता चलेगा। क्लॉसियस इक्वेशन देखो कैसे लाते हैं। ds जो होता है वो होता है हमारा dq अपॉन टी, और dq की वैल्यू होती है हमारी ml जब अवस्था परिवर्तित होती है। ध्यान दो, तो हमें हीट m मास ग्राम है, अगर m ग्राम मास है और लेटेंट हीट L है तो हमें इतनी हीट देनी पड़ती है ml। अगर हमें m की वैल्यू हम 1 ग्राम ले लें तो dq की वैल्यू L हो जाएगी। तो यहाँ से ds बराबर dq बाई टी में टेम्परेचर टी पे, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा अवस्था परिवर्तित करते समय पे, अवस्था ही बदल रही है। dq हमारा L हो गया तो ds की वैल्यू L अपॉन टी हो गई। S1 एंट्रोपी कब थी? जब तक आपने लेटेंट हीट नहीं दी थी। S2 एंट्रोपी कब हो गई सिस्टम की? जब आपने लेटेंट हीट दे दी तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो S2 माइनस S1 की वैल्यू कितनी हो गई? L अपॉन टी। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट, कैपिटल टी, तो ds2 अपॉन dt माइनस ds1 अपॉन dt इजकल टू माइनस L अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी dl अपॉन dt। क्या किया? इसका डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट किया है, इसका ये आया। जब इसका करोगे तो अलग अलग कर दो, पहले टी का माइनस L अपॉन टी स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट, फिर 1 अपॉन टी है dl अपॉन dt। इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dl अपॉन dt माइनस L अपॉन टी इजकल टू C2 माइनस C1। C2 क्या हो गया है? C2 हो गया हमारा T डेल S2 अपॉन डेल टी, और C1 क्या हो गया? T डेल S1 अपॉन डेल टी। जैसे हमारा वाटर बॉईल होकर क्या बना, वाटर को लेटेंट हीट दे दी तुमने L और ये वेपर बन गया, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट तो C1 है और वेपर की C2 है। ये मतलब हुआ इसका। L लेटेंट हीट है जो इसे बदलने के लिए इतनी चाहिए। ये एक्सप्रेशंस पूछा जाता है और इसको क्लॉसियस इक्वेशन कहते हैं। कुछ जगह से क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन लिखते हैं, कुछ क्लॉसियस इक्वेशन कहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल नाम क्लॉसियस क्लैपेरॉन तो इस इक्वेशन का था जो ये लेके चल रहे थे। और रेफरेंसेज में एक ही साइंटिस्ट को इसमें क्रेडिट दिया जाता है, कुछ उसे क्लॉसियस इक्वेशन कह देते हैं, कुछ क्लैपेरॉन इक्वेशन कह देते हैं, क्योंकि लोगों को क्रेडिट देने में ये पता है कि इंडिविजुअल वर्क है नहीं, लेकिन ये तो बताता है हमारा dl अपॉन dt का मतलब लेटेंट हीट टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बदलती है। ये लेटेंट हीट थी टेम्परेचर T पे, ये लेटेंट हीट का बदलाव था टेम्परेचर T2 पे, और C1 C2 क्या है? स्पेसिफिक हीट किसकी? स्पेसिफिक ऑफ वाटर C1, और C2 स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जाता है फॉर्मूला, ये पूछा जाता है, इनका डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, ये सब पूछे जाते हैं। तो देखो ये मैं इक्वेशन ये डिस्कस कर रहा था, ये पोर्शन डिस्कस कर रहा था, ये पूरा डिस्कस कर रहा था, तो काफ़ी समय मैं इसमें दे चुका हूँ। बाकी और एक लेक्चर का और मेरा प्रयास रहेगा इसके कुछ जितने इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस पर डिस्कस करने का। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कंटेंट देखते रहिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।